यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया रॉल्ड्स लॉ। जल्दी से 1 मिनट में उसका फॉर्मूला लिखते हैं। रॉल्ड्स लॉ में दो हमारे पास लिक्विड्स हैं जिसको कि हमने मिलाया हुआ है। एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। दोनों लिक्विड है, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब रॉल्ड्स लॉ के अनुसार ए और बी दोनों को यदि आपने मिला दिया तो ए का भी वेपर बनेगा ऊपर में, है ना, और बी का भी वेपर बनेगा। तो नीचे वाला जो लिक्विड बच जाता है उसको लिक्विड फेज कहते हैं। नीचे में जो लिक्विड बच गया उसको लिक्विड फेज, और ऊपर में जो वेपर चला गया उसको वेपर फेज कहते हैं। लिक्विड फेज के कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिक्विड कंपोजिशन कहते हैं। और वाई और वाई बी जो है ना, ये वेपर में मोल फ्रैक्शन ए और बी का, जिसको वेपर कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला आया था, जल्दी से उसको मैं लिख दूं। एक आया था वेपर प्रेशर ए का सोल्यूशन में, इसके लिए फार्मूला था पी ए नॉट एक्स से। वेपर प्रेशर बी का सोल्यूशन में पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी। और पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, दोनों को जोड़ देंगे तो फार्मूला बन जाता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है कि नहीं। और इसी जो पीटी वाला फार्मूला है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से भी लिखना हम लोगों ने सीखा था। क्या? तो पी बी नॉट एन प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए। तो ये चार फार्मूला तो ये था। सिमिलरली वेपर में जो कंपोजिशन है जिसको हम वाई ए कह रहे हैं, इसके लिए भी फार्मूला था वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। तो पी ए का क्या फार्मूला था? पी ए नॉट एक्स से, ये पी ए हो गया, एंड डिवाइड बाई पी टी। जो पी टी आपका आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो वाई ए का वैल्यू आ जाएगा। और वाई बी के वैल्यू के लिए क्या करोगे? 1 में से वाई ए को माइनस कर दोगे तो वाई बी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू 1। तो इतनी ही थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, और इस पर कुछ लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल वेपर प्रेशर जिसको पीटी कहते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ वेपर कंपोजिशन। टोटल वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वेपर कंपोजिशन, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे पीटी का अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा वो एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, यानी लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है उसके रिस्पेक्ट में लिखा। पीटी वाला क्या फार्मूला था? पीटी का जो फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे ना, वो ये देखो, ये था पीटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स से। तो ये जो फार्मूला हम लोग लिखा है पीटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से, बेसिकली पीटी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ लिक्विड कंपोजिशन। इसी पीटी को हम या तो वाई ए या तो वाई बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वेपर कंपोजिशन, यानी पीटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई
ये y क्या होगा, या तो ya होगा या तो yb होगा। तो हमें पता है कि पीटी के लिए एक फार्मूला होता है। हमें ये भी पता है कि ya अगर हम लिखना चाहें तो फार्मूला है इसके लिए PA/PT, पढ़े थे ये। और PA का वैल्यू क्या है, PA नॉट XA एंड डिवाइड बाय PT। क्या करते हैं, इस XA को हम लोग YA के रिस्पेक्ट में लिखते हैं और इस XA को YA के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी खुद से भी डिराइव आप कर सकते हैं। तो देखो XA यदि हम लिखेंगे YA के रिस्पेक्ट में और PT के रिस्पेक्ट में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा YA PT एंड डिवाइड बाय दिस PA नॉट। ये जो XA का वैल्यू आया, इस XA के वैल्यू को ना यहाँ पर पुट कर दो और फिर देखते हैं। यानी अब हमारे पास PT के लिए जो फार्मूला आएगा PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट मल्टीप्लाई बाई XA। अब XA के जगह पर इसको हम लोग पुट करते हैं, PA नॉट PT सॉरी YA PT XA का जो वैल्यू आया ये है YA PT एंड डिवाइड बाई PA नॉट। अब यहाँ पे PT है, यहाँ पर भी PT है, PT को एक साथ हम लोग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो PT को कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 1 और ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया, ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PB नॉट मल्टीप्लाइड बाई YA डिवाइड बाई PA नॉट। इट इज इक्वल टू PB नॉट। सिंप्लीफाई कर रहे, इधर प्लस था इधर ले गया तो माइनस हो गया, PT को कॉमन ले लिया और उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो PT ये हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे एलसीएम लोगे तो PA नॉट हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट मल्टीप्लाइड बाई YA। इट इज इक्वल टू PB नॉट। तो यहां से PT के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इस PA नॉट को राइट हैंड साइड में लेते जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई PB नॉट एंड डिवाइड बाई PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट मल्टीप्लाइड बाई YA। ये तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास फार्मूला आया PT का एज ए फंक्शन ऑफ XA नहीं रह गया बल्कि एज ए फंक्शन ऑफ YA हो गया। इसी YA को 1 माइनस YB लिख सकते हैं, तो PT एज ए फंक्शन ऑफ YB हो जाएगा। यानी बेसिकली टोटल वेपर प्रेशर को एज ए फंक्शन ऑफ XA तो हम लिख ही सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ YA भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वेपर कंपोजिशन। ये YA है क्या, मोल फ्रैक्शन है किसका, A का वेपर फेस में। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। PT के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, PT इज इक्वल टू PA नॉट PB नॉट एंड डिवाइड बाई ये PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट PA नॉट माइनस
पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई, यानी पी टी एज ए फंक्शन ऑफ वाई ए जो आया, इसी का यदि हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ होगा? वाई एक्सिस पर हम लोग पुट करेंगे पीटी को, टोटल वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर वेपर कंपोजिशन मतलब वाई, यानी एक्स एक्सिस पर यहाँ पर वाई ए होगा, तो ये ओरिजिन है वाई ए के लिए, यहाँ पर 0 हो गया है कि नहीं। वाई ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू 0। अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वाई ए और वाई बी का जो सम होगा ना 1 के बराबर, मतलब ए है ही नहीं, जो भी है वो है क्या? बी है, तो वाई बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ये प्योर बी है, मतलब ओरिजिन पर ए है ही नहीं, और ए है ही नहीं तो बच क्या जाएगा? सिर्फ बी बचेगा। वाई ए और वाई बी का समेशन 1 के बराबर है, तो वाई ए 0 है, तो वाई बी का वैल्यू 1। वाई बी का मतलब, वाई बी का वैल्यू 1 का मतलब प्योर बी है, प्योर बी। तो दिस इज, यहाँ पर जो है हमने जो लिखा, ये हो गया प्योर बी, है कि नहीं। अब इधर देखो, राइट हैंड साइड में जाओगे तो वाई ए का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये बढ़ते, यहाँ पर वाई ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। 1। हाँ, वाई ए का वैल्यू 1 के बराबर हो गया, और वाई बी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। यानी दो ही एक्सट्रीम केस हो सकता है ना, या तो प्योर बी है या तो प्योर ए है, बीच में सॉल्यूशन है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड यानी एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पर प्योर बी है और यहाँ पर प्योर ए है। ए धीरे धीरे इधर में बढ़ रहा है और बी घट रहा है, घटते 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 बी यहाँ पर 0 हो गया। इसको हम कहेंगे ये प्योर ए है। सो दिस इज प्योर ए। और बीच में क्या? जैसे यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर क्या है, ए है कि बी है, कि दोनों है, यहाँ पर दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो यहाँ वाई ए का भी वैल्यू कुछ होगा और वाई बी का भी वैल्यू होगा, और वाई ए और वाई बी को जोड़ करके 1 के बराबर होगा। अब क्या करते हैं कि वाई ए का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर यदि हम 0 पुट करेंगे तो पीटी का वैल्यू क्या होगा? ये 0 अगर पुट करोगे तो नीचे वाला ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0। पी ए नॉट आपस में कैंसिल आउट होकर के सिर्फ बचेगा पी बी नॉट, है कि नहीं। तो मान लिया कि पी बी नॉट का वैल्यू ये जो वैल्यू आया, क्या आ जाएगा? पी बी नॉट। कॉमन सेंस से भी हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर पी बी नॉट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ए है ही नहीं, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके चलते होगा? बी के चलते होगा। प्योर बी है, तो प्योर बी के चलते जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर के लिए हम पी बी नॉट लिखते हैं। सिमिलरली अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक्सट्रीम केस में आ जाओ। वाई ए का वैल्यू यदि हम 1 पुट करें, दिस वैल्यू 1 इस इक्वेशन में, तो वाई ए का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बेसिकली पी ए नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस पी बी नॉट नीचे में आ जाएगा। पी बी नॉट कैंसिल आउट हो करके ना आप खुद ही वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पी ए नॉट के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये वाई ए का वैल्यू यदि 1 पुट कर दोगे तो 1 अगर पुट करोगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट हो जाएगा। तो पी ए नॉट आपस में कैंसिल आउट होकर के नीचे में सिर्फ बचेगा पी बी नॉट। तो पी बी नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पी ए नॉट। और कॉमन सेंस से भी हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ए ही है, बी तो है ही नहीं, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके चलते होगा? ए के चलते होगा। तो प्योर ए के चलते जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग पी ए नॉट कहते हैं। अब एक सर छोटा एक बड़ा ये कैसे लिख दिए? ये छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि प्योर ए या प्योर बी में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पी ए नॉट का वैल्यू पी बी नॉट से यदि बड़ा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। यही अगर पी बी नॉट बड़ा होता तो ये वाला ऊपर होता और पी ए नॉट नीचे होता, है कि नहीं। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक इक्वेशन टाइप का है, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c, तो उस फॉर्मेट में तो है ही नहीं।
ये पैराबोलिक होता है, यानी हर एक पॉइंट पर y का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ग्राफ आता है वह स्ट्रेट लाइन नहीं आता, बल्कि पैराबोलिक फॉर्म में इस तरह से आता है, इस तरह से ये ऐसे बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। हाँ, पीटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से जो लिखे थे वो स्ट्रेट लाइन था। पीटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से जो लिखे थे दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन, और वो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा भी था और उसका ग्राफ भी बनाया था। लेकिन ध्यान रहे पीटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई ए जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक इक्वेशन होगा, और उसका इक्वेशन हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या इसी पीटी को यदि हम रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/pt लिखें, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा वो जरा ध्यान से देखो, अगले पेज पे करते हैं। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा। मैं फिर से लिखता हूं, ये देखो क्या है, पीटी इट इज इक्वल टू पी ए नॉट पी बी नॉट डिवाइड बाय क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई वाई। यही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/pt करो, तो 1/pt करोगे ना और सबको आपस में डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। पी ए नॉट को डिवाइड कर देंगे पी ए नॉट एंड पी बी नॉट से, ये पूरे को ऊपर ले जा रहे हैं और इसको नीचे करेंगे, ये माइनस रह जाएगा, यही वाला माइनस, ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट वाई ए, और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, पी ए नॉट पी बी नॉट से। खुद से भी आप लिख के कर सकते हैं, इसको ऊपर पूरा कर दिया और इसको नीचे, और दोनों टर्म को पी ए नॉट पी बी नॉट से डिवाइड कर दिया। यदि हम डिवाइड करेंगे तो 1/pt के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फार्मूला ऐसा आएगा, ये क्या हो गया, 1/pb नॉट हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम माइनस को बाहर रखें और पी ए नॉट को पी ए नॉट पी बी नॉट से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/pb नॉट होगा ना, और फिर माइनस लिखा, और पी बी नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट पी बी नॉट करोगे तो पी बी नॉट कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 1/pA नॉट, और बाहर निकल गया वाई ए। इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1/pt को लिख सकते हैं 1/pb नॉट, और माइनस को यदि हम प्लस करें तो ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 1/pA नॉट माइनस 1/pb नॉट। सिंप्लीफाई कर रहे और कुछ नहीं है, ऐसा खतरनाक सा चीज नहीं है। मतलब सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है कि इस माइनस को अंदर ले गए, है ना, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस से बाहर में प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये वाला हो गया माइनस। तो हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन आया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछता है कि 1/pt वर्सेस वाई का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसे पूछता है। यानी हमारे पास एक इक्वेशन जो आया ना, 1/pt यानी रेसिप्रोकल ऑफ pt एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये इसका जो नेचर है वो कैसा है, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो 1/pt जिसको हम y एक्सिस पर पुट करना चाहते हैं इसको y कह देंगे, 1/pt को हमने y कह दिया, और y जिसको x एक्सिस पर पुट करना चाहते हैं उसको x कह दिया। यानी यदि मैथ से थोड़ा सा 1/pt को हम y कह दें, y एक्सिस पर पुट करना चाहते हैं, एक ग्राफ बनाना चाहते हैं 1/pt वर्सेस y, यानी जिसको हम y एक्सिस पर पुट करते हैं उसको y ही लिख दो, और ये जो y है मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में, उसको x एक्सिस पर पुट करेंगे इसलिए उसको हमने x कर दिया। एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं y और x के बीच में, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है 1/pt और y, pt नहीं बल्कि 1/pt और y। अब जरा देखो इसको हम लिखते 1/pt को y कह दिया,
y। तो इट इज इक्वल टू 1/PV0 प्लस 1/PA0 माइनस 1/PV0, है ना। और y को हम लोगों ने क्या पुट किया है, x पुट किया है, क्योंकि इसको x एक्सिस पे पुट करना है हमें। अब इस ये जो नया इक्वेशन y और x के रिस्पेक्ट में आया, इसको ऑब्जर्व करो। ये y है, ये x है, क्या हम इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये जो 1/PV0 है ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। और x का जो कॉफिशिएंट है mx, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप। स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा का वैल्यू। मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखा किस फॉर्मेट में लिख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सब पढ़ा है ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की नहीं पढ़ाए हो, पढ़े होगे। हाँ, फिजिक्स में काफी, खास करके हम मेडिकल के एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चे, नीट वाले, उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मैथ्स तो होता नहीं। तो ये फिजिक्स का जो बेसिक मैथ्स होता है ना, उसमें आप पढ़े होगे। और ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो आप पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो खूब पढ़े होगे, है ना। तो चलो, हमने माना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यदि 1/PT और y का ग्राफ खींचा जाए एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें कि इंटरसेप्ट होगा 1/PV0 और स्लोप जो होगा, यही पूछता है कि क्या इंटरसेप्ट होगा, तो इंटरसेप्ट होगा 1/PV0। और क्या स्लोप होगा उस ग्राफ का, तो स्लोप जो होगा 1/PA0 माइनस 1/PV0 के बराबर होगा। तो अगले पेज पर ग्राफ खींचते हैं, मैं वापस आऊंगा फिर से सारे पेज पर, इसको बढ़िया से देखो। तो इसको, ये जो हम लिख रहे हैं ना इक्वेशन रेसिप्रोकल वाला 1/PT, इट इज इक्वल टू, इसको याद कर लेना है 1/PV0, डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ देता है, प्लस 1/PA0 माइनस 1/PV0 एंड मल्टीप्लाइड बाई y। इसको कैसे याद रखें, बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन याद करना बड़ा आसान है। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो इसको याद कुछ इस तरह से किया था। देखो, हमको ये वाला तो याद था, PT एज ए फंक्शन ऑफ x से, PT इट इज इक्वल टू PV0 प्लस PA0 माइनस PV0 एंड मल्टीप्लाइड बाई x से। ये तो सबको याद है ही है, याद होना भी चाहिए। अब इसी के जैसा ये भी है, बस फर्क क्या है कि ये PT था, ये 1/PT हो गया। ये PV0 था, ये 1/PV0 हो गया। ये PA0 था, यहाँ पर 1/PA0 हो गया। ये PV0 था, ये 1/PV0 हो गया। और x के जगह पर y हो गया। तो ऐसे इंटर रिलेट करके फार्मूला को याद कर सकते हो, आपस में इंटर रिलेट कर दो, क्योंकि डिराइव करना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से इंटर रिलेट करके ना हम फार्मूला को, बहुत सारे फार्मूला को याद रखते हैं। तो मैंने ऐसे ही याद किया था जब बहुत साल पहले जेईई का एग्जाम दिया था, लॉन्ग बैक। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। इसके पहले जो ग्राफ खींचा था वो PT वर्सेस y था, लेकिन इस बार जो ग्राफ खींच रहे हैं ना 1/PT एंड एज ए फंक्शन ऑफ y। एज ए फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या, x एक्सिस पर y होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना, 0, ओरिजिन है y के लिए। तो yb का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a है ही नहीं, जो भी है वो b है, तो इसको बोलेंगे प्योर b है। सिमिलरली a जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, यहाँ पर बोलो क्या लिखे, y इक्वल टू 2 लिखे, 3 लिखे, 1 लिखे, क्या लिखे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हाँ मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकता है। तो बढ़ते बढ़ते y का जो वैल्यू है 1 हो गया। ये 1 होने का मतलब yb का जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया। मतलब जो भी है वो a ही है, b है ही नहीं।
तो इसको कहेंगे प्योर ए है। ये एक्सट्रीम केस हो गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर प्योर ए हो गया और यहाँ पर प्योर बी हो गया, और ये हमने लिखा 1/pt, यही वाला जिसको हम y कह रहे थे। ये देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन का। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नेचर भी पूछता है कि ग्राफ का नेचर कैसा है। 1/pt वर्सेस y का जो ग्राफ का नेचर होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? तो आंसर है स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा। तो वैल्यू को पुट करते हैं, y का वैल्यू जो है 0, यहाँ पर 0, तो y का वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो 1/pt जो यहाँ पर लिख रहे हैं y एक्सिस पर, इसका वैल्यू 1/pb0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मान लो ये हो जाएगा 1/pb0। और ऐसे भी कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्योर b है, तो जो भी अपॉन pt जो होगा, pt जो भी होगा pb0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/pt को लिख सकते हैं 1/pb0, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू यदि 1 रखा जाए, एक्सट्रीम केस y का वैल्यू 1, अगर 1 रखोगे ना तो 1/pb0 ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/pa0। सर इसको ऊपर इसको नीचे क्यों रखे, इसको नीचे इसको ऊपर क्यों नहीं रखे? तो पीछे वाला ग्राफ देखोगे जो अभी बनाए थे, देखो इस ग्राफ को अभी जो बनाया था, pt एज ए फंक्शन ऑफ y जो बनाया था उसमें pb0 नीचे था, pb0 का वैल्यू छोटा था और p0 का वैल्यू बड़ा था, और ग्राफ तो उसी का बना रहे हैं, बस रेसिप्रोकल का बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी का रेसिप्रोकल लेते हो, वो संख्या अगर बड़ी है तो बाद में वो छोटी हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि चूंकि पीछे में क्या था भाई, तो इस तरह से ऐसे गया था, तो pa0 का वैल्यू था बड़ा किससे, pb0 से, क्योंकि pa0 ऊपर में था, pb0 नीचे में था। तो अगर रेसिप्रोकल करोगे ना तो 1/pa0 और 1/pb0 ऐसा करोगे, तो रेसिप्रोकल करने पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज कर जाएगा। जैसे 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, लेकिन उसी का अगर रेसिप्रोकल कर दे 1/2 1/3, तो 1/3 छोटा हो जाएगा। तो यही जो 1/pb0 है, पहले क्या था, छोटा था, तो अब हो जाएगा बड़ा। पहले छोटा था अब बड़ा हो जाएगा रेसिप्रोकल में। यही कारण है कि इसके पहले वाला जो ग्राफ pt वर्सेस y था उसमें pb0 नीचे था, तो यहाँ पर 1/pb0 ऊपर हो जाएगा, 1/pa0 नीचे हो जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे। और ये जो होगा ना कर्व का जो नेचर, वो होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। और भाई 1/pb0 and this was 1/pa0, और इन दोनों को आपस में मिला देना, क्या होगा। ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रहे। क्या सीखा, ये जो pt वर्सेस y का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है, पैराबोलिक है। लेकिन 1/pt वर्सेस y का जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका के इंटरसेप्ट 1/pb0, यही ना इंटरसेप्ट है। ये बेसिकली जो डिस्टेंस हुआ इसी को तो इंटरसेप्ट कहते हैं। y एक्सिस पर जितना कट किया, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना, 1/pb0 के बराबर, यही इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप, ये स्लोप का मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है, एंगल बनाता है, उसके tan थीटा के वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। यानी tan थीटा का जो वैल्यू होगा ये इसके बराबर 1/pa0 माइनस 1/pb0 के बराबर होगा। अच्छा देख करके बताओ, मोर वोलेटाइल कौन है, pa0 और pb0 में से वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है? मोर वोलेटाइल ए है कि बी है? ए।
ए है। बोलो बच्चे, एक ही दो की आवाज आ रही है, बाकी सब बता सकता है क्या? यस सर। ये होगा सर। हाँ, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग मोर वोलेटाइल कहते हैं। पीछे में भी सिखाया, सब याद होना चाहिए। तो पीए नॉट पीबी नॉट में से पीए नॉट बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए लिक्विड है ना, इज मोर वोलेटाइल। इट्स मोर वोलेटाइल। जिसका वेपर ज्यादा बने वो मोर वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो मोर वोलेटाइल। ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूं, वहां से आप नोट करना शुरू कीजिए, यहां से। हो गया सर। नहीं सर, नहीं हुआ है। हो गया सर। सबका हो गया? सर। आगे बढ़े? चलो यस सर। यस आगे सर। यस सर। पहला नोट करो इस पेज का, और इसको थोड़ा खुद से लिखने का ट्राई करोगे। खुद से जब लिखते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। सर पीछे वाला नहीं हुआ था सर, थोड़ा सा बाकी था। लो लिख लो जल्दी से। यस सर, हो गया सर। इसको नोट करो। हो गया सर। सबका हो गया? यस। यस सर। यस सर। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। खुद से करोगे ना, और खुद से सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है।
हो गया सर। No, sir. लिखो लिखो सब। अच्छा लिखो ना आराम से, चिंता क्यों कर रहा है। हो गया सर। सबका हो गया बेटा। Yes, sir. यस सर। इसको नोट करो। सर प्रीवियस पेज 1 मिनट के सर। छूट गया ये। हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया। हो गया सर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा एक नो कोई बोल रहा है, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया सर। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ लिया, और रॉल्स लॉ भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, वो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी में एक कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, कंडेंसेशन ऑफ वेपर। कंडेंसेशन मैंने बताया था, जैसे कोई एक वेपर है, और वेपर है, एक मिनट रुको जरा, आवाज थोड़ा आ रही है, इसको जरा शांत कर दे सबको। कंडेंसेशन का मतलब क्या? कोई वेपर है तो उसको ठंडा कर दिया, और ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी कि वेपोराइजेशन का जस्ट उल्टा, वेपर में कन्वर्ट कर दिया, अब वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। देखोगे सब ध्यान से, जैसे मान लो एक कंटेनर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे ही हम पूछेंगे, और एक कंटेनर में हम लोगों ने दो लिक्विड लिया, ए जैसे लेते थे, और दूसरा ले लिया बी। दोनों लिक्विड को मिला करके और आइडियल सॉल्यूशन बना दिया। आइडियल सॉल्यूशन बार बार कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। अब इसका वेपर भी बनेगा, ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। ये वेपर हमने बनाया बादल जैसा। अब ए भी ऊपर में होगा वेपर में, और बी भी ऊपर में होगा। नीचे वाला को बोलते हैं लिक्विड फेज, ऊपर वाला को बोलते हैं वेपर फेज। बताओ, ए का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होगा उसको किससे डिनोट करते हैं? हमको सब बताओगे, क्या लिखे इसको? एक्स से लिखे कि वाई लिखे? याद है? हाँ, ये जो पीछे में रॉल्स लॉ पढ़े हो ना, यहाँ पर पूरा का पूरा रिवाइज होने वाला है। इसी तरह से बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे एक्स बी, लिक्विड फेज। वेरी गुड। और ए का जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं वाई ए। Yes, sir. और सिमिलरली बी का जो होगा उसको कहेंगे वाई बी। वाई ए और वाई बी को कहते हैं वेपर कंपोजिशन, और एक्स ए और एक्स बी को कहते हैं लिक्विड कंपोजिशन। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो वेपर बना, बादल बना, गैस बना लिक्विड का, उसको ठंडा करते हैं और कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। यानी ये जो वेपर बना, इस वेपर को कंडेंस करेंगे, कंडेंसेशन। ठंडा किया, ठंडा करके लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर दिया। कंडेंसेशन का मतलब गैस का या वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में। तो जो ऊपर वाला वेपर था, जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था लिक्विड, उसको ठंडा करके लिक्विफाई कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरे कंटेनर में उसको पोर कर दिया। अब यहाँ फिर से ए आ गया और फिर से बी आ गया। प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। इस कंटेनर में जितना टेम्परेचर रखा गया था, मान लो कि टेम्परेचर टी है, तो इस कंटेनर में भी टेम्परेचर टी रहेगा, यानी टेम्परेचर सेम रखते हैं। टेम्परेचर सेम रहने से क्या होगा कि प्योर लिक्विड ए और बी का जो वेपर प्रेशर वो चेंज नहीं करेगा। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर। तो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल नॉट चेंज। यानी ए और बी का जो वेपर प्रेशर पहले कंटेनर में था, दूसरे कंटेनर में वेपर प्रेशर का वैल्यू प्योर का जो वेपर प्रेशर ए और बी का होगा वो सेम ही होगा, चेंज नहीं करेगा। अब पहले इतना ही देखते हैं। जो मैं पूछता हूं मुझे बताओ, ए का मान लो कि पहले कंटेनर में ये हो गया वेसल नंबर 1, बर्तन संख्या 1, ये हो गया वेसल नंबर 2, है ना, 2 है।
तो पहले कंटेनर में ए का मान लो कि 2 मोल था, सब ध्यान से सुनोगे। ऐसे ही मान लिया कि ए का 2 मोल वेपर में गया और बी का 3 मोल वेपर में गया, यानी वेपर फेज में ए और बी का पहले वाले वेसल में 2 मोल और 3 मोल था। बताओगे ये 2 मोल और 3 मोल ए और बी का जो वेपर फेज में था, उसको यदि हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, लिक्विफाई कर दें कंडेंसेशन करके, तो ए का यहाँ पर 2 मोल था, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद 2 ही मोल रहेगा कि 2 मोल से कम हो जाएगा कि 2 मोल से ज्यादा हो जाएगा? बोलो सर। 2 ही मोल रहेगा सर। मास तो कंजर्व ही रहता है, मास कंजर्व है तो मोल भी कंजर्व ही रहेगा, मोल तो चेंज करेगा नहीं। यानी कि अगर वेपर फेज में ए का पहले कंटेनर में 2 मोल था, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद भी 2 ही मोल रहेगा। सिमिलरली बी का वेपर फेज में पहले कंटेनर में यदि 3 मोल था, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद भी उसका 3 ही मोल रहेगा, मोल चेंज नहीं करेगा, मास चेंज नहीं करेगा, इसलिए मोल चेंज नहीं करेगा। मतलब वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन था, यदि इसका 2 मोल था, इसका 3 मोल, तो अगर मोल फ्रैक्शन YA का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना होगा? 2/5 यही ना होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हो? जितना मोल ए का है ऊपर में और टोटल मोल नीचे में, यानी 2/5। अब चूंकि ए का यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 3 मोल है, तो यहाँ पर लिक्विड फेज लिखते हैं, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा, क्या इस वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा कि नहीं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये जो लिक्विड बना, तो इस लिक्विड सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कंटेनर 1 के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा कि डिफरेंट होगा? जैसे अगर मैं कह दूं कि इस लिक्विड ए में हमने मोल फ्रैक्शन ए का XA डैश कह दिया और बी का X डैश बी कह दिया, तो बोलो XA डैश का वैल्यू क्या YA के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। समझ में आ गया ना बेटा? बस यही समझना आता है, जिसको समझ में आ गया समझ लो कि ऐसा न्यूमेरिकल, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो वेपर था उसी को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो लिक्विड में जो मोल था और वेपर में जो मोल था, मोल बराबर ही रह गया, तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं करेगा। यानी XA डैश का ये जो वैल्यू होगा ना, ये YA के बराबर हो गया, और X डैश B का जो वैल्यू होगा वो YB के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर YA और YB तो तुमको निकालने आता ही है रॉल्ट्स लॉ से, रॉल्ट्स लॉ से निकाल लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ XA डैश का वैल्यू आ गया, X डैश B का वैल्यू आ गया। अब उसी टेम्परेचर पर लिक्विड जो सरफेस वाला A और B का है, यहाँ पर भी वेपर कुछ बनेगा, ये भी वेपर बना। अब वेपर बना तो A फिर से ऊपर में आ गया और B भी फिर से ऊपर में आ गया। अब यहाँ पर दूसरे वाले कंटेनर में ना, जो वेपर फेज हम कहेंगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA डैश कह दिया, और बी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हमने Y डैश B कह दिया। अब इसको हम रिपीट कर सकते हैं, तीसरे कंटेनर में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, 10वें में रिपीट कर सकते। तो ये YA डैश का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमको XA डैश का वैल्यू मिल गया जो कि YA के बराबर है, तो रॉल्ट्स लॉ से YA डैश का वैल्यू फार्मूला लिख करके हम लोग YA डैश और Y डैश B का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इस कंडेंसेशन प्रोसेस में पहली बार, यानी पहले कंटेनर में जो लिक्विड था उसको ठंडा करके लिक्विड दूसरे कंटेनर में जो उड़ेल दिया, पोर कर दिया, तो ये जो लिक्विड नीचे में आया ना, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेट। क्या बोलेंगे? बोलो सब। कंडेंसेट। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में जो हमने पोर किया उसको बोलते हैं कंडेंसेट। और ये जो दूसरे कंटेनर में वेपर फिर से बना उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। डिस्टिलेट, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। यानी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछे कि ए और बी का कुछ कुछ मोल ले करके और उसका जो वेपर बना था उसको कंडेंसेट करके जो डिस्टिलेट बना उसका मोल फ्रैक्शन बताओ, उसका वेपर कंपोजिशन बताओ। यानी बेसिकली क्या पूछ रहा है?
वाई ए डैश और वाई डैश बी का वैल्यू पूछ रहा है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल से समझेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सर हाँ बोलो। सर जो वेसल 1 में जो वेपर बना सर उसको डिस्टिलेट बोल सकते हैं? नहीं बेटा, उसको नहीं बोलते। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिस्टिलेट और वेपर में? ये बाय डिफिनेशन है और कुछ नहीं है। इसको जैसे वेपर जो बना उसको सिंपली पहले वेपर तो दोनों जगह है, दोनों को वेपर कहते हैं। लेकिन एक बार जो कंडेंसेट बनता है ना, कंडेंसेट क्या, जो कि वेपर को कंडेंसेट कर, ये भी पहले जो लिक्विड, जैसे पहले कंटेनर में था जो लिक्विड, वो भी तो हो सकता है कि कहीं से कंटेनर में वेपर था उसको कंडेंसेट करके ही लाया गया, लेकिन उसको हमने कंडेंसेट नहीं कहा, सिंपली क्या बोल दिया कि दो लिक्विड है। तो पहले कंटेनर में जो वेपर बना ना उसको सिंपली वेपर कहते हैं, कि बाय डेफिनेशन है कि आईयूपीएसी का सिद्धांत वही कुछ मानता है कि इसको हम सिर्फ वेपर ही कहेंगे। और दूसरे कंटेनर में जो हमने उस वेपर को लिक्विफाई करके डाला उसको कंडेंसेट कहते हैं। कंडेंसेट बेसिकली क्या, जो वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हो गया, इसीलिए उसको कंडेंसेट, हालांकि पहले कंटेनर के लिक्विड को भी कंडेंसेट कह सकते हैं। अब मान लो इसके लिए हम तीसरा कंटेनर एक ले आए, तो तीसरे कंटेनर के लिए दूसरा कंटेनर वाला सिंपल ए और बी लिक्विड हो गया, ये वेपर हो गया, और तीसरे कंटेनर का जो वेपर बनेगा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टिलेट हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन यानी पहले कंटेनर में जो लिक्विड का सोल्यूशन है सिंपली लिक्विड कहेंगे, उसको कंडेंसेट नहीं कहेंगे। जो वेपर बना उसको सिंपली वेपर कहेंगे, और उसके वेपर को जो कंडेंसेट करके लाया दूसरे कंटेनर में उसको कंडेंसेट, और ऊपर फिर से वेपोराइज हुआ जो वेपर बना। वेपर तो कॉमन टर्म, यहाँ पे भी पहले में भी वेपर टर्म है, ये देखो ये भी वेपर था, ये भी वेपर था, लेकिन दूसरे कंटेनर में जो वेपर बना पहले कंटेनर के रिस्पेक्ट में उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। ये बाय डेफिनेशन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी तीसरा कंटेनर लोग है ना, तो तीसरा कंटेनर के लिए दूसरा वाला कंटेनर में जो वेपर बना हो फिर उसको डिस्टिलेट नहीं कहेंगे। तीसरा वाला कंटेनर में जो वेपर बनेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में वो डिस्टिलेट कहा जाएगा। बस इतना ही फंडामेंटल है। हो गया? नहीं सर। ठीक है, नोट करो। सर हाँ, एक्स ए और एक्स बी का क्या होगा? एक्स ए और एक्स बी, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास मान लो कि 5 मोल ए का लिया और 10 मोल, क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? सुधांशु। सुधांशु। 5 मोल ए का लिया और 10 मोल बी का लिया, है कि नहीं? तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का जो हम निकालेंगे उसको कहते हैं एक्स ए और एक्स बी, निकाल सकते हैं। अब उसी में से कुछ वेपर जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कि वेपर कंपोजिशन है वाई, और वाई भी रॉल्स लॉ से निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर कुछ जब वेपोराइज कर जाएगा तो नीचे वाला मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा कि नहीं? ऑब्वियस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है, एजम्पशन है कि जो वेपर में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है उसका जो अमाउंट है नीचे में जो लिक्विड बच रहा है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा लिक्विड उसका जो अमाउंट है जो लिक्विड बच गया उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, जिसकी वजह से नीचे वाला जो लिक्विड बचा हुआ रह जा रहा है उसका मोल फ्रैक्शन में ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, ना के बराबर हो रहा है। अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, ध्यान से अगर गौर करो तो जो भी न्यूमेरिकल लेते थे कि 2 मोल ए का लिया 3 मोल बी का लिया, तो वाई ए निकालो और वाई बी निकालो, तो क्या करते थे, एक्स ए निकालते थे एक्स बी निकालते थे, तो एक्स ए का वैल्यू 2/5, एक्स बी का वैल्यू ऐसे 3/5 ऐसे करते थे। लेकिन गौर करो तो अगर कुछ वेपर में कन्वर्ट होगा तो नीचे में ए और बी का वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ मोल है उसका चेंज करेगा ना, नंबर ऑफ मोल चेंज करेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, चेंज करेगा।
तो एजम्पशन ऐसे क्वेश्चन में ये लेते हैं कि जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको एक पॉइंट के उसको कहते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट का मतलब क्या, बस थोड़ा सा वेपर में कन्वर्जन हुआ और मैक्सिमम लिक्विड नीचे में बचा हुआ ही रह गया है, तभी ना नीचे वाला मोल फ्रैक्शन जितना लेते थे उतना ही चेंज कर रहा है, उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी एजम्पशन ये है, ध्यान सुनो सुधांशु, कि ए और बी का जो नंबर ऑफ मोल लिए थे और मोल फ्रैक्शन जो आपने निकाला था, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भी ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट अनचेंज रह गया, क्योंकि वेपर में कन्वर्जन बहुत कम हो रहा है। यानी लिक्विड के रिस्पेक्ट में वेपर बहुत कम बनता है। एक पॉइंट में कह रहा हूं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट वो होता है जहां पर कि पहला पार्टिकल लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होता है। तो पहला ही पार्टिकल जब कन्वर्जन होता है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल या कुछ थोड़ा सा मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हुआ, मैक्सिमम मॉलिक्यूल लिक्विड में ही बचा हुआ रह गया, तो उसका मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए एक से ही रह जाएगा और एक्स भी ही रह जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा मान लो कि आधा को जैसे एक न्यूमेरिकल किए थे कि एक मोल ए का लिया, एक मोल बी का लिया, उसमें से 2 मोल में से 1 मोल उड़ गया, तो उस केस में नीचे वाला भी मोल फ्रैक्शन क्या हुआ था, चेंज किया। 50% उड़ गया, तो उस केस में चेंज करेगा। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो assumption ये है कि a small quantity of liquid is converted into vapor and that is called bubble point. The first droplet of liquid is converted into vapor और वहीं पर ये रॉल्ड्स लॉ लगता है। यानी ऊपर में जो वेपर बना, आधा अगर लिक्विड ये तुम्हारे पास वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये एक्स का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा और एक्स बी का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। और फिर एक्स ए और एक्स बी का जो वैल्यू चेंज होगा के आता वो रॉल्ड्स लॉ में लगता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स ए का वैल्यू जो शुरुआत में लिए थे वही रॉल्ड्स लॉ में लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, ध्यान से देखोगे, सुधांशु बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एजम्पशन ये होता है कि अमाउंट ऑफ वेपर formed is very less as compared to liquid left. सुधांशु समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? अब आगे बढ़े। तो हर जगह वही assumption है, पीछे में रॉल्ड्स लॉ में वही assumption है। हम आएंगे फिर से वापस इस पर, जरा इसका न्यूमेरिकल देखो। यहां से पूरा का पूरा तुम्हारा जो है रॉल्ड्स लॉ का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 मोल of liquid A and 3 mole of liquid B are mixed to form an ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है। कैलकुलेट वेपर composition and total vapor pressure of distillate. इसको देखना है डिस्टिलेट। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, सब जवाब दोगे। ये 2 मोल लिक्विड ए और 3 मोल लिक्विड बी का जो लिया था, उसमें से जो वेपर बनेगा बहुत ज्यादा बनेगा कि बहुत कम बनेगा?
बहुत कम बनेगा सर। सब बोलोगे बहुत कम बहुत कम बनेगा। कम बहुत बनेगा। कम बनेगा, तभी ना नीचे वाला मोल फ्रैक्शन जो शुरुआत में लेते थे वही रह जाता, वही रॉल्स लॉ में हम लगाते। लेकिन अगर मान लो कि 50-60% अगर उड़ जाए, जैसे कि एक लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो किया था 50% उड़ गया था, तो उस केस में फिर आपका रॉल्स लॉ के लिए शुरुआत में नंबर ऑफ मोल लिए थे वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो मानते हैं कि जो लिक्विड लिया गया था उसमें से बहुत कम अमाउंट ही वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी वही मानेंगे कि यहाँ जो मोल फ्रैक्शन ए और बी का जो निकालोगे शुरुआत में कि 2/5 और 3/5 है, कुछ वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भी ऑलमोस्ट वही रह जाता है, अनचेंज रहता है कि नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये एक कंटेनर वाला क्वेश्चन है कि दो कंटेनर वाला? 2 कंटेनर वाला। दो कंटेनर दो वाला कंटेनर वाला। इसमें ये जो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है यानी वाई और वाई बी का वैल्यू पूछ रहा है, पहले कंटेनर में पूछ रहा है कि दूसरे कंटेनर में? दूसरा में। दूसरे में दूसरे बोलते कंटेनर जाओ दूसरे में, क्योंकि क्या देखा, डिस्टिलेट देखा। डिस्टिलेट जब भी लिखे तो पहले कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो दूसरा कंटेनर का जो वेपर बनेगा ना उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। और जो नीचे में लिक्विड दूसरे कंटेनर में कंडेंस होके आएगा उसको कहते हैं कंडेंसेट। तब ये न्यूमेरिकल कर पाओगे। बहुत बच्चा सिर्फ वाई और वाई बी का वैल्यू निकाल देता है तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ तो पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला है, फटाक से देखोगे और हमको बताते चलोगे, हम क्वेश्चन कुछ पूछते जाएंगे। ये था ए और यहाँ था बी, है कि नहीं। नीचे में लिक्विड फेज और ऊपर में वेपर। वेपर बहुत कम ही बनता है, तो ए ऊपर भी जाएगा और बी ऊपर भी जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन कह देंगे एक से। क्या एक से का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से देख करके लिख सकते हो, कितना होगा, 2/5। नंबर ऑफ मोल ए का 2 और टोटल मोल है 5, 2/5। क्या बी का लिख सकते हैं, कितना होगा, मोल फ्रैक्शन बी का लिक्विड फेज में हो गया 3/5। सबको आता है। 5। अब यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है क्वेश्चन में, पीए नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन, इट इज गिवन, तभी न्यूमेरिकल होगा। पीए नॉट इज 100 टॉर and PB naught is also given 200 torr. It is given. अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, YA कैलकुलेट कर लेंगे और B के करस्पॉन्डिंग YB निकाल लेंगे। इसी YA और YB ये जो आया, जो वेपर आया, इसको हम लोगों ने कंडेंसेट कर दिया, इस कंटेनर में कंडेंसेट कर दिया, है कि नहीं। नीचे वाला को बोलते हैं कंडेंसेट और ये जो ऊपर वेपर बना इसको क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्टिलेट कहते हैं, डिस्टिलेट। तो यहाँ पर जो ए और यहाँ पर जो बी आया, इसका मोल फ्रैक्शन एक से डैश यदि हम कह दे तो एक से डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो सर। यस सर, होगा सर। और ये जो Yes, बी यहाँ पर है, इसका एक्स डैश बी अगर हम निकाल लें तो क्या वाई बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यस सर। तो इसके वेपर के करस्पॉन्डिंग हमको वाई ए डैश का वैल्यू पूछता है, इसके वेपर के करस्पॉन्डिंग वाई डैश बी का वैल्यू पूछता है, और इसी कंटेनर का पीटी का वैल्यू पूछता है। ये क्वेश्चन है, ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, पहले कंटेनर में फर्स्ट वेसल में, फर्स्ट वेसल के करस्पॉन्डिंग पुराना रिवीजन होगा। बोलो क्या वाई ए के लिए फार्मूला सबको आता है, क्या फार्मूला है, पी अपॉन पी टी। पी ए का फार्मूला पी ए नॉट एक्स से डिवाइड बाय पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये रख दिया। तो पी ए नॉट का वैल्यू 100 दिया हुआ है, एक्स ए का वैल्यू 2/5, पी ए नॉट का वैल्यू 100, एक्स ए का वैल्यू 2/5 प्लस पी बी नॉट 200 और ये 3/5, है कि नहीं। कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट फटाक से। ऊपर से आ गया 200, नीचे में आ गया 200, 3 दूना 600, 600 और 200 800 है।
1/4 आ रहा है क्या? 1/4 कर लोगे? ये ऊपर में 200, नीचे में 200 और 600 800, 200/800, बाकी 5 कैंसिल हो गया, 1/4। तो y अगर 1/4 आ गया तो yb का वैल्यू आ गया क्या? कितना? 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ये अगर सिंपली तुमसे पूछता कि पहले ही कंटेनर में वेपर फेज का कंपोजिशन बताओ तो ये आंसर होता। मैक्सिमम बच्चा ये निकाल के छोड़ देता है, लेकिन ये गलत है। हमको क्या चाहिए? दूसरे कंटेनर के करस्पॉन्डिंग वाई डैश का वैल्यू। तो मिल गया एक्स ए डैश। एक्स ए डैश किसके बराबर? वाई ए के बराबर। वाई ए कितना आया था? 1/4। एक्स डैश बी दूसरे कंटेनर में कहां पर? अब ये सेकेंड वेसल की बात कर रहे हैं। सेकेंड वेसल में जो वेपर बनाना उसी को डिस्टिलेट कहते हैं। एक्स डैश बी का वैल्यू वाई बी के बराबर और वाई बी का वैल्यू 3/4। अब ये जो सेकेंड वेसल है उसके y को हमने वाई ए डैश कहा, यही डिस्टिलेट का कंपोजिशन है वाई ए डैश। इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो? इसे लिखते हो P/PT। तो P का वैल्यू क्या? PA0 और x के जगह पर x नहीं बल्कि x डैश, और नीचे में क्या? PA0 x डैश प्लस PB0 x डैश बी, क्योंकि दूसरे कंटेनर में मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में हम x डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PA0 100, x डैश मिल चुका है 1/4 से 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस PB0 200 और ये है 3/4। देखो बच्चा कितना आ गया? ऊपर से आया 100, 3 दूना 6 और 1 7, 1/7 आ रहा है क्या? यानी 1/7। सिंप्लीफाई कर लिया। देखो ये 4 4 तो ये हो गया, ऊपर से 100, ये 100, 3 दूना 6 7, 1/7। तो y डैश ए आ गया। तो y डैश बी का वैल्यू क्या होगा? क्या करें बोलो? यहाँ पर क्या करें? वो एक में से किसको माइनस करें? 1 - 5। 1 minus तो क्या हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। ये yes ये जो आंसर आया इसको बोलते हैं डिस्टिलेट का कंपोजिशन। ये हो गया आंसर। क्या कंपोजिशन हुआ? किसका? डिस्टिलेट का। और क्या पूछा? दूसरे कंटेनर में टोटल वेपर प्रेशर। डिस्टिलेट का मतलब क्या? टोटल वेपर प्रेशर इन सेकेंड कंटेनर। पी कर दो। तो यही तो पी है, यही तो लिखे हो नीचे में। क्या हो जाएगा? अभी जो फॉर्मूला लिखे थे PA0 एक्स ए डैश, फॉर्मूला तो वही होगा, प्लस PB0, बस एक्स बी की जगह पर एक्स डैश बी कर दिया, और ये जो नीचे में वैल्यू आया था उसी को पुट कर दिए। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, यानी कि कितना होगा? 3 दूना 6, 700/4। कैंसिल कर लोगे, कितना टॉर्क के बराबर हुआ? तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, यानी डिस्टिलेट जो वेपर बना उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है उसको हम कह रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। सर 175 टॉर आएगा ना? 175 आ रहा है। यस सर। यस। वही तो लगता लिखा हुआ यार। 700/4 कितना आएगा? उतना ही आएगा। नोट कर लो। सात सौ बटा चार कहो या 175 कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 175 को 4 बार पढ़ो ना, 700 आ जाएगा।
सर इसका डीपीपी स्टार्टिंग से भिजवा हाँ। दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल, अभी डलवा देते हैं। अभी के सर के पास होगा बच्चे, तो वो आज आएंगे। पटना में आज शायद आए हैं, बाहर निकले हुए थे, तो उनसे लेकर के मैं डाल देता हूँ उसमें डीपीपी। आगे यही बढ़िए रखने दीजिए सर। सर। अगला पेज हो गया ये वाला। Yes. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्ट ऑफ टाइम्स जो न्यूमेरिकल्स आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आता है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था उसको बढ़िया से फिर से रिवाइज करके आओगे, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन टर्म का आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते। जो भी पढ़ाया था कंसंट्रेशन टर्म का बेसिक डिफिनेशन, न्यूमेरिकल्स और इंटर कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन टर्म दे दिया, उसका मतलब क्या होता है और उससे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बढ़िया से देख लेना बच्चे सब। हो गया सर। Oh, yes. हो गया बच्चे, डिस्कनेक्ट करें आज के लिए। यस सर। Yes, ओके sir. सर। यस सर। सब पढ़ता उड़ता है बढ़िया से, पढ़ाई करता है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्लास में सब फार्मूला याद करके भी आओगे, मैं पूछूंगा। जायरा, प्रियांशु, सर। पुरुषोत्तम, अभी 3 नाम नजर आ रहा है, इन 3 बच्चों से तो मैं जरूर पूछूंगा, पुरुषोत्तम, प्रियांशु एंड जायरा। यस सर। ओके सर। यस सर। उसमें जो भी नजर आ गया मेरे सामने ना, उससे ही पूछ दूंगा। ये देखो, प्रिंस कुमार, सत्या, प्रकाश, अंकिता, धीरज कुमार, है ना, काजल कुमारी, भारती, आदित्य, पीयूष, किसी कुछ से भी मैं पूछ सकता हूँ। तो फार्मूला बढ़िया से याद करके आओगे बच्चे, ठीक है? आज के लिए ओके सर। इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।